अमेरिका से लेकर के और विशेषकर जो आध्यात्मिक जो क्षेत्र के लोग हैं विभिन्न जो है आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अभी इन्होंने बहुत से जो हमारे वो हैं रोटी से लेकर के बहुत से लोगों को इसमें जोड़ा है, तो आपका भी स्वागत है। आने का जो है सोने की चिड़िया भी बना सकता है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा और हम लोग कहते भी हैं कि भाई हम विश्व गुरु, तो गंगा और हिमालय जो है भारत को दोबारा विश्व गुरु बना सकती है। आज मंगलवार भी है, ये भी रमेश राजीव जी कह रहे थे कि देखो आज गणेश जी है चतुर्थी संकट चतुर्थी को मैंने कहा हिमालय गंगा और मानवता पर संकट आ रखा है। और आज जो है मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो मैंने कहा उस संकट से संकट मोचन जो है और देखिए हमारे स्वामी उचित है, तो ये दोनों चीजें हो गई इसलिए। और मैं बहुत आभारी हूँ जो है अविनाश जी का, इनको मैंने खाली एक फोन किया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे हम एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं यहाँ प्रेस में और पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान न हो, इस तरह से इन्होंने वहां पर हमारा ये जो कानाकाल के पास है कानाकाल वहां पर इन्होंने बहुत अच्छा जिसमें कम से कम 50-60 लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट लगभग संजय जी ने ये बता पाएंगे। और वहां पर जो छोटे और ये आह्वान हमने किया था सुंदरलाल पवना जी के साथ मिलकर के 2009 और 10 में, उस समय इस तरह की स्थितियां बनी थी और 10 और 13 में जिस तरह से हिमालय पर स्थिति बनी केदारनाथ वगैरह में, बीच में थोड़ा सा हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से लेकर के और वहां तक अरुणाचल प्रदेश तक हम लोग गए और उसमें कुछ विचार आए थे कि हमारे श्रीकुंज जी ये हरिद्वार में है, ये गंगा और हिमालय के सरोकारों को लेकर के बहुत लंबे समय से काम करना। ये वहां तो हरि और गंगा तो आप तीनों ही हैं, वहां से यहाँ पर आप आए हैं तो आपका भी स्वागत है। तो उस समय किया था हम लोगों ने, हमने एक विचार किया था जो हमारे हिमाचल इसको वैश्विक स्तर पर इसका नेतृत्व करेंगे तो मेरे ख्याल से हिमालय को बचाने में आसानी हो। तो उसमें क्या अभी स्थिति है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अविनाश जी से निवेदन करूंगा, ये आपके सामने अभी क्या किस तरह की वहाँ जो झीलें हैं वो क्या स्थिति उनकी है। 200 से ज्यादा मेरे ख्याल से जो वहाँ झीलें हैं वो टूटने के कगार पर है, तो अभी स्थिति क्या है उसके बारे में मैं अविनाश जी से निवेदन करूंगा कि आप जो है वो अगर इस पर अपने विचार रखेंगे और सबको बताने का क्या तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, और वो स्टडी कहती है कि 27% हिमालयन ग्लेशियर लेक्स हैव सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड, मतलब वो बढ़ गई। 27% लेक्स जो कि 2000 लेक्स हैं, और ये वो लेक है जो कि 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो वो बढ़ गए। अब बढ़ना कैसे होता है कि जैसे मान लो ग्लेशियर है और वो ग्लेशियर पिघलने के बाद वो थोड़ा सा चलने से जो रगड़ होती है उससे टेम्परेरी डैम टाइप बन जाता है मिट्टी के कारण और वो पिघल के बढ़ जाता है। अब वो लेक बन गई, तो लेक का बढ़ना हिमालयन रीजन में बहुत ही ज्यादा घातक है, क्योंकि लेक अगर डबल हो गई मतलब उससे जो जिस ग्लेशियर से वो अटैच वो ग्लेशियर पिघल चुका है और वो लेक बन गई। और उसके बाद ये सारे ग्लेशियर इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे हिमालय में करीब 15,000 ग्लेशियर हैं, उनमें से 2,000 ग्लेशियर ऑलरेडी पिघल चुके हैं, तो 12-13,000 ग्लेशियर रहेंगे। तो ये जो इंटरकनेक्टेड ग्लेशियर है उसके बाद नेक्स्ट ग्लेशियर पिघला तो वो जो मिट्टी रुकी हुई है वो और बस्ट होगी, और उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउट बस्ट फ्लड। उसके बाद फ्लैश फ्लड होगा और वो तेजी से आएगा, कुछ उसी तेजी से जैसे कि केदारनाथ 2013 केदारनाथ जी के समय आया था।
उसके पहले भी ये आउटबस्ट होता रहता है। अभी लक्षद्वीप में के पास एक सैंकॉन्ग वो था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। तो ये इस तरह की स्थिति है, करीब करीब 200 से 300 लेक्स की जो कि बढ़ गई और एक्सपेंड हो रही। अब ये एक्सपेंशन का कारण क्या है? एक्सपेंशन का कारण है कि जो हम लोग फॉसिल फ्यूल मतलब जो पेट्रोल डीजल इसका यूज कर रहे हैं, तो कार्बन पार्टिकल निकलते हैं, वो कार्बन पार्टिकल उड़ के और वो स्नो पे और बर्फ पे बैठ जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जब सन की रेज होती है तो ब्लैक बॉडी होने के कारण वो एब्जॉर्ब करती है। उनके एब्जॉर्ब करने से टेम्परेचर राइज होता है और वो पिघलने लगता है। तो वो जो पिघलने का कारण है उससे लेक बनी और लेक ऐसे होने से आउटबस्ट हुआ और पूरे नीचे कंप्लीटली प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। दूसरा एक और रीजन है कि आप देख रहे होंगे कि फॉरेस्ट फायर कुछ ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है। वो फॉरेस्ट फायर मेन मेड है या फॉरेस्ट फायर ज्यादा लोग के आने जाने से किन कारणों से हो रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट फायर हो रहा है इससे पूरा इकोसिस्टम खत्म होता है, वो जो वेजिटेशन कवर है वो चला जाता है, टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ जाता है और अगेन कोई पिघलने वाला शुरुआत हो जाए। और जो ग्लेशियर मेल्ट हो गया उस ग्लेशियर को हम रिस्टोर नहीं कर सकते, वो दोबारा नहीं बन सकता क्योंकि टेम्परेचर का राइज हो गया और इंडियंस में जो टेम्परेचर राइज है वो कम नहीं हो सकता। अब अगर देखिए मान लो चलो कुछ समय के लिए हम सोच भी लेते हैं कि मान लो ग्लेशियर पिघल गया तो मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो बॉम्बे में बैठा हूँ और उत्तराखंड के लोगों की ग्लेशियर पिघल गया, गंगा है उत्तराखंड से आती है और कैलकाटा के पास फाटका में मर्ज हो गई, बे ऑफ बंगाल में, हमें क्या फर्क पड़ा। लेकिन ये सोचने की बात है कि हमारे यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून है वो तभी होता है जब वो मॉइस्चर लेडन हवाएं हिमालय से टकराती है और हिमालय में ग्लेशियर होने के कारण उनका कंडेंसेशन होता है। तो अगर मान लो बर्फ पिघल गई और अगर हमारे ग्लेशियर कम हो गए तो वो जो बारिश है वो होगी नहीं। तो मैं बॉम्बे में बैठा हूँ, महाराष्ट्र में बैठा हूँ या केरला में बैठा हूँ, मुझे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। चेन्नई में बारिश नहीं होगी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगेन हिमालय से आगे टकराएगा मानसून और हिमालय तो ठंडा है नहीं, तो वो कैसे होगा। तो ये बात बहुत सीरियसली सोचने की है कि जरूरी नहीं कि मैं वो 11 स्टेट में हूँ जहाँ से गंगा फ्लो होती है, बल्कि मैं देश के किसी भी हिस्से में बैठा हूँ। मेरी बड़ी सीरियस थॉट है कि अगर ग्लेशियर पिघला तो ये मुझे इफेक्ट करेगा। ये तो बात है कि हमारे देश की। अब अगर हम वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में देखें कि इंडिया कहाँ आता है तो हम 7th पोजीशन पे। चार्ट वगैरह है जो अफ्रीका के देश हैं उनके वो है जो सेकंड या फर्स्ट पे, उसके बाद हम है। वल्नरेबिलिटी इंडेक्स से इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि हमारा पूरा का पूरा मानसून, पूरी वर्षा हिमालय पर डिपेंडेंट है और ये चीज हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हिमालय इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो जो इंडिया का जीडीपी है, हम लोग सोच रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो जीडीपी आधा कहां से है। तो गंगा के किनारे जितने बड़े सिटीज हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां से इस देश का 40% से ज्यादा जीडीपी आता है, मतलब 40% से ज्यादा, मतलब अराउंड 42 to 44% जीडीपी। और ये नंबर भी मैं 2021 का बोल रहा हूँ, आज कंपेयर करूंगा तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, वहां से आता है। अब अगर ग्लेशियर पिघले तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। उसका एक छोटा एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होता है और पानी की डिफिशियंसी हो जाती है। अभी तो यमुना में हुई, यमुना भी यमुनोत्री से निकल के हरियाणा से होते हुए भले ही दिल्ली में आती हो, लेकिन दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। बेंगलोर में पानी की कमी कुछ दिन पहले हुई थी, हम सबको पता है कि वो IT हब है और बहुत सारे
आईटी इंडस्ट्री, बहुत सारे आईटी का आउटसोर्सिंग काम जो हम विदेशों से लाते हैं, उसमें काफी बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया। इसलिए काम नहीं आया कि हम ज्यादा मैन पावर को इन्वॉल्व नहीं कर पाए। मैन पावर वहां पर अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उनको वो सब्सिस्टेंस के लिए जो पानी चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो ये स्थिति कंप्लीटली दिल्ली और उसके बाद नीचे आप कलकत्ता तक जाइए, सब में ये होगा, हरिद्वार, प्रयागराज जो भी है, कंप्लीटली ऐसे ही होने वाला। तो इस चीज को हमें समझना है कि हमारे जीडीपी का 42 to 43% सिर्फ ग्लेशियर के पिघलने से और गंगा की धारा अविरल न होने से होगा। अब एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, आप अगर देखेंगे मीडिया रिपोर्ट्स में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा काम किया है और जो हमारे बनारस के घाट वगैरह ठीक किए हैं, सारा कुछ हुआ है। लेकिन अभी अभी पता लगा है कि बनारस के घाटों पे पूरा स्टैंड आ गया है, पूरी जो गंगा है वो बिल्कुल बीच में फ्लो कर रही है। रीजन पता किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बारिश कम हुई और उसके अलावा टेम्परेचर जो होना था और जो ग्लेशियर जो पहले पिघलता था, बहुत ज्यादा ग्लेशियर था, वो काफी कम हो गया, एरिया कम हो गया, तो नेचुरल फ्लो कम हो गया। अब जब फ्लो कम हो गया तो हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, सारे प्लांट लगाए, लेकिन अगर वो सारा ट्रीट करके हम छोड़ेंगे तो गंगा में, तो आपको पता है कि जब हम ट्रीटमेंट करके छोड़ते हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट के नॉर्म हैं, वो नॉर्म हमारे बाथिंग स्टैंडर्ड से थोड़े दूर है। ये सोच के कि जब ये डाइल्यूशन होगा, एरेशन होगा, तो ये सेल्फ क्लीनिंग आएगा, लेकिन वो दोबारा से कंटेमिनेशन शुरू हो रहा है, दोबारा से इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से डॉल्फिन के सर्वाइवल में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि जो फ्लो ऑफ रिवर है वो कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि ग्लेशियर का वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, अभी तक मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा था। अब दूसरी बात करते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। तो जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, कि हम जो कार्बन को सिंक कर सकते हैं, सबसे ज्यादा कार्बन सिंक की पॉसिबिलिटी फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से होती है। और जो हमारा हिमालयन रीजन है, इंडियन हिमालयन रीजन है, उसका एरिया 16% ऑफ द कंट्री एरिया है। तो अगर हम इसके फॉरेस्ट को प्रिजर्व करें, फॉरेस्ट फायर ना हो, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें और उसमें कुछ उस तरह की एक्टिविटी करें कि जिससे कि वो कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन बढ़े और इस तरह की एक्टिविटी ना हो जिसमें कि जंगल का कटाई हो या इस तरह का हो, या इंडियन टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा और ग्लेशियर का मेल्ट रोकेगा। तो इस डायरेक्शन में भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है कि कौन इसकी फंडिंग करे या हम कैसे सोच सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इमिशन नहीं किया, यहाँ अगर मैंने फॉरेस्ट को लगाया, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया या फॉरेस्ट को ग्रो कराया, तो जो बैठा यूएस में बैठी कंपनी है वो भी कार्बन क्रेडिट को क्लेम कर सकती है। एक पर्टिकुलर क्रेडिट के बाद कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकती है। तो हमको हमारे ये हिमालयन रीजन है, इसको बहुत बड़ा कार्बन सिंक के रूप में प्रमोट करना है और फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है। और ये काम सिर्फ ये स्टेट जो कि 11+12+2 यूटी लक्षद्वीप और जम्मू एंड कश्मीर, इनके कंधों पे नहीं है, बल्कि पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर बॉम्बे में बैठा है डिसमिस्ड ये सोचता है कि उत्तराखंड से या हिमालय से उससे बहुत सरोकार नहीं है, तो वो गलत है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून नहीं आएगा। उसके यहाँ जो रिवर जो कि नॉन पेरेनियल है, जो रिफेड रिवर है, वो नहीं बहेगी, इंडस्ट्री में पानी नहीं आएगा। आपने स्टील प्लांट लगाया है, थर्मल प्लांट लगाया है, वो सारे के सारे सफर करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी, जीडीपी सब एक लॉस होगी। तो ये जो सोच है और ये जो विजन है, आज हमें इसकी जरूरत है। मैं माननीय किशोर उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम ये सोचा और वैश्विक
हिमालय संगठन की बात सोची, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप नेपाल की वल्नरेबिलिटी देखें तो उनकी भी बहुत हाई है, जबकि उनका इमिशन कंट्रीब्यूशन 2% है। हाई क्यों है? क्योंकि उनके टूरिज्म से उनका जो हिमालय इकोसिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। ये सब चीज को देखना है, इसको आगे बढ़ाना है। मैं समझता हूँ इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी और मैंने उनसे कहा कि इस तरह से हम दिल्ली में एक इनिशियल, मैं ये कहता हूँ कि ये शुरुआत है इन सब चीजों पर जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करने का। जोशीमठ एक छोटा सा टाउन है, लेकिन उसका दिल्ली पर क्या असर हो रहा है। आपने दिल्ली में रहते हैं, आपने दिल्ली के बारे में तो सोचा ही नहीं, इसको कोई सवाल ही नहीं पूछा कि दिल्ली में क्या होगा, या मान लीजिए सिंगापुर में क्या होगा, या जापान में क्या होगा। हिमालय को लेकर के जोशीमठ की समस्या का समाधान हम कर लेंगे, उसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है। लेकिन उसमें जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए दिल्ली भी कम जिम्मेदार नहीं है, दिल्ली में रहने वाले और मुंबई में रहने वाले। अभी जिस तरह से वहां लोग जा रहे हैं और जाकर के जिस तरह की स्थिति पैदा करते रहे, एवरेज पर लोग जा रहे हैं, सारा कचरा वहां छोड़ दे रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट लेकिन क्या कर रही है? नॉट ओनली द गवर्नमेंट, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है, खाली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। हम भी तो उतने ही जो है जिम्मेदार नागरिक हैं। तो अगर आप उत्तराखंड जाएं या कहाँ आप जहाँ भी आप गए हैं, उसमें आपने नई क्या सोच वहां पर दी है कि हम किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। एक समस्या है, हमने ग्लोबल हिमालयन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है। आज के दिन में वहां पर क्या हो रहा है, जोशीमठ में क्या हो रहा है, टिहरी में क्या हो रहा है, उस तरह से तो वहां 50 जगह जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। आप से तो मेरा निवेदन ये है कि जिस विषय को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, मैं जोशीमठ के विषय को लेकर के नहीं आया, तो इसलिए आप ग्लेशियर का इश्यू पे भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है? ग्लेशियर के इशू पर आपको जानकारी होगी कि जो हमारा टूल ग्लेशियर है वो 27 किलोमीटर पीछे चला गया है आपको शायद। और टिहरी, ऋषिकेश से लेकर के टिहरी तक जाइए तो लगभग 2000 जो पानी के स्रोत हैं, जिनको हम स्प्रिंग्स कहते हैं, जो कि नदियों में पानी बढ़ाने का काम करते हैं, वो सूख गए हैं। तो हम तो जो उत्तराखंड के या मध्य हिमालय के लोग हैं उस दिन जिंदा रह लेंगे। और हम बहुत लंबे समय से, आज से नहीं, 84-85 से कोशिश कर रहे हैं कि हिमालय के लिए सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट की पॉलिसी बननी चाहिए, जो कि अब तक हम बना नहीं पाए हैं। तो उसको हमको समर्थता से लेना होगा इन टोटलिटी। सर मेरा सवाल था, समस्याएं तो आपने बता दी, इस वजह से ग्लेशियर को लेना उसका समाधान किस तरह से हो सकता है? ये आपने तो, मैं तो आपका बहुत ही आभारी हूँ। आपका क्या शुभ नाम है? अशोक धवन बोल रहा हूँ जी, अशोक धवन, लोक सत्ता समाचार। हाँ, किस उससे? लोक सत्ता समाचार से। आपने तो इतना बढ़िया सवाल पूछा जो कि मेरे मन का सवाल था कि इसका समाधान क्या है। इसीलिए मैंने शुरू में अपने जो ओपनिंग कमेंट्स में ये कहा था कि हम उस समाधान के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक सवाल को हम हर फोरम के लिए ओपन कर रहे हैं कि भाई हमको इसमें करना क्या चाहिए। एज ए सिटीजन मुझे क्या करना चाहिए, एज एन एमएलए मुझे क्या करना चाहिए, एज एन एमपी हमको क्या करना चाहिए, मिनिस्टर क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, उत्तराखंड की सरकार को क्या करना चाहिए, मध्य हिमालय जो स्टेट है उन सरकारों को क्या करना चाहिए, मध्य हिमालय के जो देश है उनको क्या करना चाहिए, और जो ग्लोबल जो कम्युनिटी है उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि इसका असर खाली किशोर उपाध्याय पर नहीं पड़ेगा, इसका असर सब पर पड़ेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक विमर्श हो, इस पर एक वृहद विमर्श हो, राष्ट्रीय बल्कि 3 उस पर हो, स्थानीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तब जाकर के हम इसके किस समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारी कोशिश दिल्ली में ये है। किशोर सर, अविनाश सर, एक सवाल है। अभी हमने अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव देखा इधर पूरे भारत, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में।
तो पहला सवाल ये कि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट उत्तराखंड में क्या देखने को मिला, क्योंकि हमने देखा देहरादून में भी 42-43 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था, तो उसका वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट क्या रहा। दूसरा सवाल ये, आपने ग्लॉस की बात की कि ग्लेशियर में डिक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इज अ फोर्स मल्टीप्लायर देयर, लेकिन उसके बाद आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक के बाद एक बनाए जा रहे हैं 25 मेगावाट से ऊपर तक के, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस तक कब रोक लेंगे? देखिए, जो मिनिमम इन्वायरमेंटल फ्लो है गंगा का, वो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि नॉन मानसून में उसको 25% होना चाहिए, लीन सीजन में नॉन मानसून लीन सीजन में 20% होना चाहिए, और वैसे मानसून में 30% होना चाहिए, जिससे कि उसकी अम्लता बरकरार रहे। जहाँ तक आप बता रहे हैं कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, मोस्टली आप देखेंगे थोड़ा रन ऑफ द रिवर के थे, जिसमें कि इस तरह से चल रहा है। बाकी कोई बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ नहीं रहा है, और जो आ रहे हैं वो बहुत इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और काफी सोच और विचार के बाद आ रहे हैं। जहाँ तक सवाल था मैडम का कि जो लोग जोशीमठ में या पहाड़ों पे बहुत जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कैरिंग कैपेसिटी, हर एक जगह की कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो अब डिफाइन करना पड़ेगा। अभी तक ये था कि सिटीजन इज ए ब्रॉड कंट्री का सिटीजन है, ही हैज गॉट द राइट टू कम, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सी जगहों पर अगर आप लक्षद्वीप में जाना चाहें तो आप ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको एक परमिट लेना पड़ेगा। तो उसी तरह का अब इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन के लिए, और जब भी आपने देखा होगा परमिट का मामला आएगा तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, और वो जो पे अमाउंट होगा वो इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन में यूज होगा। अभी तक गवर्नमेंट उस तरह से शायद सोच नहीं रही होगी, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, और लेकिन मुझे लगता है कि कैरिंग कैपेसिटी सारी हिल स्टेट में आना चाहिए, तो ये जोशीमठ वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। और इतना ही क्यों, आप देखेंगे रिकॉर्ड नंबर लोग हैं जो केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं, और आप समझ ही रहे हैं कि उनका फूड कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्लास्टिक वो जो डाल रहे हैं, तो ये सब टेम्परेचर राइज में प्रमोट कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो अभी तक उत्तराखंड गवर्नमेंट इतनी हार्श नहीं रही है, हमें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन अगर कंपेलिंग रीजन भी ऐसी हार्श हो सकेगी, और अगर हम उत्तराखंड जाना चाहेंगे तो हमारी रिस्ट्रिक्टेड और वैल्यूड एंट्री होगी, जिसमें हो सकता है 5,000 10,000 जो भी हो हमें देना पड़ेगा, और उतने ही नंबर के लोग जाएंगे। ऐसा हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को करना चाहिए, बट दिस कुड बी वन इवेंचुअलिटी। अविनाश सर, मेरा दूसरा सवाल था हीट वेव का इम्पैक्ट क्या रहा, आप वहां से आ रहे हैं। देखिए, हीट वेव का अगर आपके पास एक बड़ा सा हिमालयन रीजन है तो हीट वेव काफी हद तक डाइल्यूट होता है, लेकिन चूंकि उसी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, वहां भी टेम्परेचर वो नहीं रहा, तो हीट वेव का इम्पैक्ट तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो ये दिस इज ऑल कॉल्ड क्लाइमेट चेंज, यही तो क्लाइमेट चेंज है। और यही मैं आपसे शायद आप आए नहीं थे, मैं आपसे कह रहा था कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो आके हिमालय से टकराता है, तभी कंडेंसेशन होता है। अब अगर हिमालय का टेम्परेचर उतना नहीं है कि कंडेंसेशन अलाउ हो, करेक्ट, तो हीट वेव आपको और मुझे झेलना पड़ेगा। आपने बहुत तो कोई सवाल नहीं, मैं जरा सा एक जो है ना, हम जिस हिसाब से और जिस सरलता से इस विषय को ले रहे हैं, आप उसमें ये मत कहना कि मैं आपको कह रहा हूँ, ये एक हरकुलियन टास्क है जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं हिमालय में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, वही सारी चीजें की है। मैंने वो जमाना भी देखा जब मेरे गांव में 6 फुट बर्फ पड़ती थी, और आज मेरे ख्याल से 10 साल हो गए 1 बूंद बर्फ नहीं पड़ी। तो हरकुलियन टास्क मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग की आवश्यकता इसलिए है कि जो हिमालयन जो वो है स्नो लाइन है, वो जो रिसीट हो रही है, पीछे जा रही है, उसका मुख्य कारण वहां के लोग नहीं है, यहाँ के, और जो मैं कोई अक्यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि हम लोगों ने क्या कर दिया कि पहले हमारी जो कराई वाला हिस्सा
तराई वाले हिस्से में सब चौड़ी पत्ती के बंद, और हमने क्या कर दिया कि वो सब काट करके अब वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। तो यहाँ से जो रेगिस्तान से जो गर्म हवाएं आती थी मई जून के महीने में, वो हमारी जो चौड़ी पत्ती के बंद थे वो उसको ऑब्जर्व करने का काम करती थी, तो हमारी शेड्यूल लाइन जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती थी। अब वो जो इतने बड़े बड़े आपने मकान और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं, क्या हम इस स्थिति में हैं कि उनको हटा करके हम चौड़ी पत्ती के बंद लगा लेंगे? पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारा कोई फोकस ही नहीं कि हमको जिंदा रहने के लिए क्या चीजें चाहिए। हमको जिंदा रहने के लिए पहले प्राणवायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फिर जो है वो पानी चाहिए। अगर 4 दिन तक मिश्रा जी पानी न मिले शरीर को तो किस तरह से मछली तड़पती है उस तरह की स्थिति हो जाएगी। और फिर उसके बाद खाना चाहिए। किशोर उपाध्याय का मोबाइल कितने का है, जैकेट कितने का है, भूख लगेगी तो रोटी चाहिए ना, तब चाहे सूखी मिले। तो हमारा इन तीनों पर कोई फोकस नहीं है। तो वैश्विक हिमालय संगठन की कोशिश ये रहेगी कि जो बेसिक्स है जिंदा रहने के लिए किसी भी प्राणी के लिए, यहाँ तक कि पौधे के लिए भी, उस पर कम से कम फोकस ला सके हम आज के इतने विकसित जो जमाना है। तो हमारी कोशिश ये भी है, और इसका असर हिमालय वाला तो बता ही दिया मिश्रा जी ने कि किस तरह की स्थिति होगी। 2000 झीलें अगर टूट करके नीचे आ गई तो दिल्ली में आप लोग कौन सा जो है राष्ट्रपति भवन सुरक्षित रह जाएगा या ये प्रेस क्लब सुरक्षित रह जाएगा, अपनी चिंता हुआ है। और उस चिंता में यहाँ क्योंकि ये हृदय है, हर चीज यहीं से होती है, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसमें हमारी मीडिया और प्रेस की है। मैं देख रहा था एक हमारे चैनल ने चलाया, कोई आप उसको अन्यथा मत लेना, टाइगर बचाओ। अरे मैंने कहा भाई जंगल बचेगा तभी तो टाइगर बचेगा, जंगल ही नहीं बचेगा और पानी नहीं होगा और बर्फ ही नहीं होगी तो वो टाइगर भी कहाँ से बच जाएगा? मुझे एक चीज बताइए। तो हम अपना जो बेसिक पर आइए, मेरा निवेदन ये है, मैं किशोर जरूर हूँ नाम से, लेकिन अब मैं भी 60 साल से ऊपर हो गया हूँ। इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है, तो हम प्रयास कर सकते हैं। आप लोगों के सबकी अगर उसमें सहयोग और सहमति मिल जाएगी तो एक बड़ा, मेरा मानना यह है कि हिमालय भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बना सकता है और साथ के साथ में विश्व का सिरमौर बना सकता है। उसके लिए अगर हम कोशिश कर लेंगे तो हो जाएगा आप लोगों के आशीर्वाद से। तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने, और देखिए ये मेरा तो विशेषकर देखिए हम लोग जो है ना, जैसे हमारा सोशल मीडिया है, बहुत से मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, अब नई नई चीजें यूट्यूबर और सब आ गए हैं। ये संजय जी मेरे ख्याल से उस पर कुछ काम कर भी रहे हैं। संजय जी आप बताओ क्या कर रहे हो उस पर? जो है थोड़ा सा राजा आ गया जो ये एक्चुअली ये उससे जुड़े हुए हैं। देखो क्या कहते हैं, पर्यटन से। अब इस समय हर आदमी जो है पहाड़ी की तरफ भाग रहा है। अब पर्यटन पहाड़ नहीं होंगे भैया तो पर्यटन भी कहाँ से होना? पानी नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा तो पर्यटन भी कहाँ से होना है? तो ये एक सवाल है मेरा, क्या इन्वायरमेंट टैक्स वसूलने की प्लानिंग है? गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को काफी समय से कह रहे हैं कि भाई आपको खुद आवाम देते हैं, उसका टैक्स वसूल के प्लानिंग क्यों नहीं है? देखिए मैं जिस दिन आप मुझे उस स्थिति पर पहुंचा देंगे उसमें मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। मैं तो देखो इन पर्यावरणीय सवालों पर जो है मेरे ख्याल से मुझे कहना नहीं चाहिए। पता नहीं विदेश में है कि नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई मुझे ऐसा आदमी मिला नहीं जो ये ऑक्सीजन पे, पानी पे और उसके साथ अन्य सब सवालों को उठा रहा हो। अगर आपके कोई वो नजर में तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं उनसे मार्गदर्शन दे दूंगा। तो हमारे जो है वो विचार हो, इसलिए हमारा उद्देश्य दूसरा है। धन्यवाद। तो फिर हो गया आपका पॉइंट जो है टूरिज्म से रिलेटेड है, जितना भी टूरिज्म एक्टिविटी हो रही है उत्तराखंड में, उस पर शायद हमें कुछ नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। जैसे सर बोल रहे थे कि हमें आने वाले टाइम पर कुछ लेना चाहिए एंट्री। मैंने जो आपसे निवेदन किया था वो ये किया था कि जो आपका जो पर्यटन का क्षेत्र है टूरिज्म का, वो पहाड़ पर और पानी पर और समुद्र पर निर्भर है। तो उसमें आपकी तरफ से जो आपकी एसोसिएशन हैं क्या आपको बहुत योगदान करेंगी? आपने प्रोसेस में करी है। समाज की इस क्षेत्र का क्या नहीं है, क्योंकि ये सब का सवाल है। मेरे ख्याल से सबको उसमें आगे आकर के जो है वो सेवा भाव से सहायता करनी चाहिए। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ।
और मुझे पूरा भरोसा है कि बारीक क्या रणनीति होगी। सर जब सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मैं इसे सस्टेनेबिलिटी स्टडी के प्रपोजल करा था मैंने काफी यूएसबी उत्तराखंड में, और अभी भी मैं ऋषिकेश के म्यूनिसिपल काउंसिल के साथ वर्क कर रही हूँ कि पूरे ऋषिकेश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पोटेंशियल है उसको निकाल के गवर्नमेंट बिल्डिंग में पहले इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और इसी तरह के इनिशिएटिव की जरूरत है हर एक यूएलबी में, क्योंकि जितना टूरिज्म बढ़ेगा, जब भी गर्मी होती है तो आधी दिल्ली तो पहाड़ों में ही होती है, तो वहाँ का जैसे शिमला में भी हुआ तो इस तरह से जोशीमठ में तो हर एक जगह तो रेन वाटर हार्वेस्ट पे भी काम होना चाहिए, और उस तरह के पूरे जगह पर एक सस्टेनेबिलिटी स्टडी होनी चाहिए। और मैंने खुद जाकर लास्ट ईयर काफी ट्रैवल करके हर एक यूएलबी में सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रपोजल दिया था। सबके पास एनवायरमेंट का फंड भी होता है, पर करना क्या है यूएलबी को ये पता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर सारे यूएलबी के जो हेड है उनको बुलाकर एक अवेयरनेस करें कि उनके पास जो फंड है उसको करना क्या है। अगर उनके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फंड आता तो उन्हें नहीं पता, वो 2-3 हैंडपंप लगा के फंड को जुड़े करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें सर गवर्नमेंट से उनको बहुत फंड मिलता है, पर करना क्या है ये गाइडेंस और अवेयरनेस की जरूरत है। अदरवाइज प्लानिंग तो सेंटर में बहुत बनते, इम्प्लीमेंट वहां तक नहीं हो पाते। तो इस पे अगर हम ध्यान दें, इस पे अगर वर्क करें तो बहुत अपॉर्चुनिटी एनवायरमेंट में काम करें। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीपक ये बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं इस मामले में। बेसिकली ये जो आपका सवाल है देखिए क्या है कि आज ये जो शुरुआत तो काफी टाइम से है, इसमें हम लोग जो वैश्विक संगठन पड़ा है देख रहे हैं, इस वैश्विक संगठन में हम जितने हमारे एनआरआई जो और बाहर लोग रहते हैं, इंडिया से जुड़ी हुई है, और वो काफी बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जैसे हमारे यहाँ CSR फर्स्ट कंपनी है, और वो कुछ इस तरह से विचारधारा में ला रहे हैं, और उनकी विजिट भी जो है उत्तराखंड में हमने 2-3 विजिट किए, जिसमें आप ये देखिए कि कनाडा से हैं, लंदन से हैं, ऑस्ट्रेलिया से तो लोग आ रहे हैं, और यूएस डेलीगेशन वाला हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। इन्वॉल्व दो तरह से होता है, जब आपके अंदर शौक पैदा हो जाता है ना, वो जुनून में कन्वर्ट हो जाता है। हम उनको इस चीज में करना चाह रहे हैं। आज ये भारत देश ये पूरे विश्व के लिए जो है एक मैसेज है, ये पूरा विश्व की रिक्वायरमेंट है। सेव वाटर, इसमें हमारे को ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत को बचाना, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वो पानी अगर आ रहा है तो पानी किस यूजेज में जा रहा है, पानी को वेस्ट हो रहा है उसको कैसे बचाया जा रहा है, किसके ऊपर कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, काम सब सरकार का होता है, मगर सरकार हर जगह नहीं इन्वॉल्व होती। तो हम इतना बड़ा संगठन आखिर संगठन द्वारा उसको इतना प्रचार करके उनके पास उनके सहयोग से एक संस्था को खड़ा करना जो होता है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। किशोर उपाध्याय जी ने जो कोशिश की है, जिसका वैश्विक संगठन वर्ल्ड में अभी हम एक डेलीगेशन लेके लंदन भी जा रहे हैं, यहाँ पर काफी लोग होंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, यूएसए भी जाएंगे। देखिए ये शुरुआत करने के लिए जो शुरुआत करते हैं ना, उसके लिए बहुत भारी मेहनत बहुत कुछ है, मगर किशोर जी मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका ये जो प्रयास है, ये प्रयास एक इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इसका प्रचार होना चाहिए, हर घर में प्रचार होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपको जीवन, आपके पास पानी है या वायु, ये चीज है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपने बर्ड्स की बात हुई है, ये CSR होता है एस्टैब्लिशमेंट की, हम एस्टैब्लिशमेंट में लेके जाएं, उनको बेसिक चीजों के साथ जोड़ के चले, उसके ऊपर हम अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो आने वाली जब भी मीटिंग होगी उसमें कुछ ऐसे डेलीगेशन भी यहाँ इन्वॉल्व होंगे, कोई यूएसए से आए होंगे, या कोई लंदन से आए होंगे, या कोई ऑस्ट्रेलिया से आए होंगे। मेरा क्या है कि किसी को जबरदस्ती नहीं, उनका हमारा प्रयास है कि इनके अंदर शौक और शौक जुनून में कन्वर्ट करें, ताकि हम इस लोग पूरी तरह सहयोग दे सकें, और ये जो आज आवाज है ये इस आवाज को बुलंद कर सकें। और उसका क्रेडिट की सवाल कोई नहीं है, क्रेडिट ये कोई किसी का नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में हर आदमी के लिए
विचार रखने की है, और मैं समझता हूँ ये जो विचार है जो आज शुरुआत है ये काफी आगे जाएगा, और इसको हम बहुत मजबूती से पेश करते हुए एक वैश्विक जो संगठन है वो वैश्विक संगठन अपना कार्य तो 20,000 करोड़ रुपए तो भारत सरकार खर्चा कर ही दिए, और कितना खर्चा करेंगे आप लोग? ऐसा है आप लोगों की आ जाओ ऐसा है अर्जुन सर की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जेब में उसके हमें दे देना। नहीं गंगा हमारा भी है, आपका नहीं है सर। नहीं, अगर वहाँ पैदा ही नहीं होती तो आप कहाँ से गंगा ग्लोबल हिमालय सर आज का जो इसको लेकर आप ग्लोबल हिमालय आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कुछ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हिमालय सिर्फ हिमालयन स्टेट्स के लिए जरूरी नहीं है, ये वैश्विक है, ये नहीं जरूरी पूरे भारत देश के लिए है, नेपाल के लिए है, भूटान के लिए है, चाइना के लिए है और पाकिस्तान के लिए भी है। क्योंकि आप देखेंगे इंडस, झेलम, चिनाब ये जो जा रही है पाकिस्तान में, और वहाँ पर जो फूड ग्रेनरी है पंजाब वो भी हिमालय से है, हमारे यहाँ पर जो है वो भी हिमालय से। हमारे यहाँ जो गंगा रिवर है उससे 40% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देश में आ रहा है। तो ये सारी चीजें उसके लिए है। वैश्विक हिमालय संगठन हाँ, इसके लिए कोई मुहिम चलाएगा? इसके लिए मुहिम देखिए, पहली मुहिम तो अवेयरनेस की है, हम लोगों को अवेयर होना है कि एक पर्टिकुलर हम सबसे पहला अपना सुधार कर ले कि हमें पोल्यूशन कम करना है, पानी को प्रॉपर यूज करना है, और कहीं ना कहीं अगर मुझे ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं वो ग्लेशियर मेल्ट ना हो, उसके लिए जो कोशिश हो सकती है वो विधायक जी क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ मुहिम चलाने की तैयारी चल रही है? अभी क्या समस्याएं जो देखो कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और विशेषकर प्रेस क्लब का बहुत आभारी हूँ। ये जो भविष्य में हम लोग तब रहे न रहे, आपके बच्चे, उनके पोते रहें सही ढंग से, तो वो प्रलय को रोकने की एक छोटा सा हम लोगों ने प्रयास किया है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने कहा है वो ये कह रहे हैं कि 2-3 दशक में हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं रहेगी। तो अगर एक बूंद बर्फ नहीं रहेगी तो उसके नियतार्थ क्या होंगे, किस तरह से जो है ये दुनिया थोड़ी बच जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि हिमालय को बचाया जाए। उसके जो अभी वेनेजुएला का आपने पढ़ा ना कि वहाँ के सारे ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, उसी तरह से हिमालयन ग्लेशियर भी खत्म हो जाएंगे तो क्या दिल्ली बच जाएगी क्या? तो उसके बारे में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक विषय है जिसको हम एक मंच दे रहे हैं कि सब लोग अपने सुझाव दो कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, उसकी एक छोटी सी एक कोशिश है। तो इसको हम स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो असर होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय होंगे। अब सिंगापुर डूब जाएगा, महाराज भी सिंगापुर जाना चाहता है, तो हम उनको जोड़े। और भारत के लिए ये सबसे अच्छा अवसर है इस समय। भारत हिमालय और गंगा से दोबारा जो है सोने की चिड़िया बन सकता है और उसके साथ में विश्व का गुरु भी बन सकता है। तो वैश्विक हिमालय संगठन किस तरीके की मुहिम चलाएगा? इसमें हम लोग मैंने बताया ना कि हम लोग एक स्थानीय स्तर पर भी कर रहे हैं। अब 9 तारीख को हम जुलाई को जो है आप लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं, प्रेस क्लब ही क्यों नहीं इस इनिशिएटिव को ले भाई, प्रेस क्लब ही इनिशिएटिव ले कि भाई चलो 9 तारीख को हिमालय दिवस होता है। जब हमने 9-10 में हिमालय बचाने की मुहिम की थी सुंदरलाल भावना जी के साथ, उसके बाद 9 जुलाई हमने ये तय किया था कि हिमालय दिवस के रूप में मनाएंगे। और सबसे पहले हमने उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की कि ये हिमालय दिवस सरकारी जो है वो रूप में मनाया जाए। तो ये प्रेस क्लब से मैं निवेदन करूंगा कि 9 जुलाई को आप ही एक कार्यक्रम कर दीजिए, जो इस विषय के जानकार हैं उनको सबको बुला करके कि आगे इसको कैसे बढ़ाना है। ये ओपन फोरम में हम एक विमर्श रखना चाहते हैं पूरे देश में भी, स्थानीय स्तर पर भी और जो है देश के बाहर भी। सरकार से भी कोई अपील इस मुद्दे को? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बातचीत की थी, बल्कि वो कह रहे थे कि अगर आप भी समझेंगे मेरे आने की आवश्यकता है तो मैं भी आऊँगा। जब हमने शुरू किया था 9-10 में, तो तब जो है हमारे धूमल साहब ने सारे हिमालयी राज्यों की एक बैठक बुलाई। तो हम कोशिश करेंगे कि हिमालयी राज्यों की बैठक हो
उसके साथ में हिमालय से जिनको फायदा है, मुझे नहीं फायदा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को है, दिल्ली को। आज लड़ाई हो रही है ना, एक मंत्री सुना कोई जो है वो पोखर काल पर मैंने लंबी पोखर काले की है। अरे पानी मेरा है, उत्तराखंड का पानी है, और झगड़ा तुम कर रहे हो दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, और मेरे बारे में कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है कि आपका पानी है, बताओ हम इसमें आपके लिए क्या कर सकते हैं, इसको बचा के कैसे रख सकते हैं, उसकी नहीं बातचीत हो रही है। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ग्लेशियर को कैसे बढ़ा सकते हैं, यमुना में कैसे पानी रहे, उसमें यहाँ के मंत्री, हरियाणा के मंत्री कहीं कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ जी, हमको चाहिए वो पानी, इसकी बात कर रहे हैं, और हमें पूछ ही नहीं रहे जिनका पानी है वो। तो ये कोशिश की जा रही है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। मैं हाथ जोड़ करके मीडिया से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करें। दिल्ली में भी जल संकट को लेकर लड़ाई हो रही है, भाजपा आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, आपकी क्या राय है? कोई सलाह, कोई राय उनको किस तरीके से मैंने तो सलाह दे दी ना कि उसको पानी को बचाने के लिए आप हिमालय को बचाइए, हिमालय के ग्लेशियर को बचाइए, वहाँ के फ्लोरा फौना को बचाइए, और उसके लिए आगे आइए। और इसमें दलगत भावना से हट करके, इसमें जो रीजनल भावना से हट करके एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ आइए, तो मेरे ख्याल से सबका भला होगा और आपकी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। तो अभी आप सभी लोगों से निवेदन है कि वो हाई सर, यहाँ पर क्या उद्देश्य है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुँच गया है, क्या आपका उद्देश्य है? मैं यूएनआई को बहुत साधु आदर से धन्यवाद देता हूँ कि वो जो पर्यावरणीय जो सवाल है, अभी मेरा सौभाग्य है कि यूएनआई की दूरदर्शन केंद्र से मेरी एजेंसी जो है एक क्षेत्र में साथ ही जो है वो IND मिनिस्ट्री ने जो है स्वीकृत की थी, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन यूएनआई ने ऐसा काम किया है। देखिए, मुख्य रूप से जो है ये हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि मानवता की रक्षा हो सके। और जो स्थिति आज बन रही है, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, ये एक प्रलय को रोकने का एक छोटा सा गिलहरी जैसा प्रयास है। अभी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर हमने हिमालय का वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं किया तो कुछ दशकों में हिमालय पर एक बूंद जो है वो बर्फ नहीं बचेगी। तो अगर जैसे अभी हमारा गोमू ग्लेशियर 27 किलोमीटर पीछे चला गया, जहाँ से गंगा निकलती है, अब वो और 27 किलोमीटर पीछे चला जाएगा तो पता चला ना गंगा निकल रही है, यहाँ ना यमुना निकल रही है। तो उसको कैसे हम जो है, जो ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ज़्यादा हो गया है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए हमने सुंदरलाल गवर्नर के नेतृत्व में 9-10 में भी एक कोशिश की थी, बीच में हम उतना काम नहीं कर पाए। तो आज क्योंकि नई संसद बनी, आज इस समय हमारे सांसद लोग जो हैं वो शपथ ले रहे हैं, तो एक तो उनके संज्ञान में है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे मैं उत्तराखंड में जो अगला विधानसभा का सत्र होगा उस पर मैं चाहूँगा कि उस पर डिस्कशन हो कि उत्तराखंड उसमें क्या कर सकता है, और हिमालयी राज्य भी उसमें करें। जो हिमालयी राज्य हैं उसको हिमालय से कोई ज़्यादा फायदा नहीं, ज़्यादा फायदा जो हिमालय के इतर जो राज्य हैं उनको है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं मिश्रा जी से भी निवेदन करूँगा, ये उसके एक्सपर्ट हैं, राष्ट्रपति जी से निवेदन करेंगे कि एक संयुक्त जो है राज्यसभा और लोकसभा का एक अधिवेशन बुला करके ये जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर हम चर्चा कर सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा कर सके। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि UN के सेक्रेटरी जनरल ने अभी 4-6 महीने पहले कहा है कि अगर आपने हिमालय का वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं किया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, गिलहरी जैसी कोशिश, कि उस तबाही से हम बच सके। और एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव पॉलिसी जो है, खाली हिमालय के नियम वेनेजुएला के तो जो है ग्लेशियर खत्म ही हो जाएंगे इस साल, तो वो स्थिति यहाँ ना आए, हमारे देश पर ना आए, इसलिए हमारी एक छोटी कोशिश है। सर, काफ़ी प्रभाव देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज का, जैसे कि
उत्तराखंड में भी काफ़ी ज़्यादा जोशीमठ में जो हुआ, बारिश हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बारिश बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हीट वेव है इस वक्त, बारिश भी बहुत कम है। तो अभी एक क्या स्टेप्स लिए जाए आपके अकॉर्डिंग, उत्तराखंड में क्या किया जाए यहाँ पर एकदम जो उस पर अगर आप देखेंगे ना, अगर हमने एक शब्द ढूंढा है क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के लिए कौन है जो है जिम्मेदार है? किसने कहा कि आप जो है गाड़ियां बनाइए, किसने कहा कि आप हवाई जहाज बनाइए? हमारे ऋषि मुनि तो सारे के सारे जो है वो जंगलों में रहते थे और सारे लोगों ने वही तपस्या की हिमालय पर और उच्चता को, सर्वोच्चता को प्राप्त हुए। तो हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन जो विकसित देश हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो उनको आगे आकर के कि उनकी संतति भी जीवित रह सके, इस वाले कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए। और हम इसमें पहले कुछ नहीं बोलना है। हमने एक सवाल आपके सामने रखा है, सबसे प्रबुद्ध लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ है, मेरी बेटी भी चाहती है कि यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो। इसका मतलब सबसे वाइब्रेंट जगह है ये, और यहाँ से एक किरण जो है सूर्य की किरण की तरह पूरे भारत में ही पूरे विश्व में जो है ये प्रेस क्लब से जाए, ये हमारी कोशिश है और उसमें यह ना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उत्तराखंड की गवर्नमेंट क्या कर रही है? उत्तराखंड की गवर्नमेंट, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई है, परसों हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उनसे भी बातचीत हुई है और हम इसमें सार्थक क्या कदम उठा सकते हैं। हम लोगों ने जब ये हिमालय दिवस 9 जुलाई को होगा उसकी परिकल्पना की थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने एक बार वहाँ पर शायद 13-14 में एक बैठक बुलाई थी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो हिमालयी राज्य हैं उनके लोगों की एक बैठक उत्तराखंड में और देहरादून में नहीं, थोड़ा ऊपर जो है अगर हम बुलाएंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। मैं पहले से अपने विचार थोप दूं तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मेरा अपना अनुभव है काम करने का, लेकिन सब लोगों के विचार आने दीजिए और फिर समग्रता से फिर उस पर काम करें, मेरी कोशिश है।